नमस्कार साथियों, बीपीएससी ट्री 3.0 बिहार इतिहास स्पेशल की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीपीएससी प्री में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। और आपके सामने पहला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया था। और 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। और यह जो एक्ट था, इसके सहायता से जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जो वर्नाकुलर प्रेस था, जो भारतीय देसी जो समाचार पत्र थे, उन पर काफ़ी सारे कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। आइए समझते हैं हम। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी इसके लॉर्ड रिपन के इस कदम के माध्यम से। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं, तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस अधिनियम का सबसे खराब पक्ष क्या था कि यह जो है देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव कर रहा था। और इसके अलावा जो है इसमें जो अपराधी था, तो अपराधी को अपील करने का भी अधिकार नहीं था। और इसके द्वारा जो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले, और वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। और कानून का विरोध करने वाले मुद्राडालों की जो जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द भी कर सकता था। और इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर अनेक जो है भारतीय समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। और इस वजह से भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा रोष भी था इस चीज़ को लेकर। और इसलिए जो है 1882 में लॉर्ड रिपन ने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, और यह जमींदारों के साथ में किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था। और यह व्यवस्था जमींदारों के साथ में एक ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समझौता था, या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समझौता था। और 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसके आपको अन्य नाम भी ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया है। इसको इस्तमरारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, और बीसवेदारी आदि नामों से जाना जाता है। और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के जो है बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था है, वो जो है कहाँ कहाँ पे लागू हुई थी? तो यह जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में जो है लागू हुई थी। और इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत का जो है लगभग 19% हिस्सा शामिल हो गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है जमींदारों का एक नया वर्ग बनाया गया था और उनको भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे जो और उनको जो है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान का 10/11 भाग देना रहता था। तो जमींदार ये जो लगान रहता था वसूल करते थे किसानों से, और साथ में जो है इस भूमि का जो लगान वो वसूलते थे उसका 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था, तथा 1/11 भाग जो है जमींदारों को अपने लिए रखना पड़ता था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो छोटे पूंजीपति थे, और इसके कारण जो है किसानों का बहुत ही ज़बरदस्त शोषण हुआ। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों के साथ में डायरेक्टली समझौता किया था। और इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। और इसके अलावा जो है टॉमस मुनरो भी जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। तो आपको दो नाम, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए स्थायी बंदोबस्त की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके अलावा जो है महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी
हम लोग आगे जानेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह 1885 में कानून आया था जिसको बंगाल टीनेंसी एक्ट बोलते हैं। बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में आया था। और इसका कारण यह था कि 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में, तो जो है उसका काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो किसान थे, और इस वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया ज़मींदारों के द्वारा। और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है केस कोर्ट में गए, और उसके बाद फाइनली जो है सरकार द्वारा बंगाल टेनेंसी एक्ट या बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में लागू किया गया। और इसमें जो है साथ में जो किसान थे और साथ में जो ज़मींदार थे उनके जो जो अधिकार थे उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ये प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको बीपीएससी टी परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पिछले के जो पहला वाला पार्ट हमने देखा था वहाँ पे भी कई सारे प्रश्न थे जो डायरेक्टली से हूबहू जो है आपकी बीपीएससी टी परीक्षा में आए थे। तो इसलिए आपको जो है इस सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली लेके चलना है। और यहाँ से बीपीएससी टी परीक्षा में आपको जो जून में आयोजित होनी है जो है लगभग हर प्रश्न मिल जाएगा आपको यहाँ से इस सीरीज से। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी ट्री में। और इनका जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था उनका नाम था मूल शंकर, ये भी पूछ सकता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से जो है शुद्ध अर्थ में जो है वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। और 1867 में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि 1867 में पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई थी, तो आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने 1875 में, बहुत महत्वपूर्ण है, आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में। तो 1875 में जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आपको जो है यह फैक्ट ध्यान रखना है। और साथ में अगर बात की जाए तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो सत्यार्थ प्रकाश है। और आपको जो है यह रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा अन्य रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है पर इस परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। यह प्रश्न बीपीएससी ट्री में पूछा गया था। और इन्होंने जो है अगर बात किया जाए महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो इस प्रश्न का आपको जो बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। और बिहार में गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह से राजकुमार शुक्ला नाम के किसान नेता थे, वो जो है गांधी जी से 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान मिले थे। और उन्होंने गांधी जी को चंपारण के जो नील किसान थे, जो नील की खेती करते थे, उनको जो है उनकी समस्याओं से अवगत कराया तथा जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है अनुरोध और न्योता दिया था। और इस पर जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण पहुँचे थे। और महात्मा गांधी चंपारण जो है कब पहुँचे तो बहुत महत्वपूर्ण है, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर जो स्थानीय शासन था वहाँ का अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने जो है गांधी जी को वापस लौट जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। और इसके बाद फिर जो है गांधी जी पर कार्रवाई हुई थी, तो इसलिए जो इनके ऊपर अभियोग चलाया गया था। बाद में उससे ये बरी हो गए थे। और फिर उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है पूरी जद्दोजहद के साथ में जो है काम किया था। तो यह जो है अभियोग कब चलाया गया था तो 1917 में, जब गांधी जी चंपारण पहुँचे थे। और गांधी जी चंपारण कब पहुँचे थे तो 10 अप्रैल 1917। और यहीं से आपको रिलेटेड फैक्ट ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, और वहाँ से फिर गांधी जी को महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाने लगा। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बी डी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं है। और 1937 से 1943 के मध्य बी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, बी डी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। इसका जो पहला नाम था वो था मित्र मेला। तो चाहे मित्र मेला आए और या फिर जो है
अभिनव भारत आए तो दोनों की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी अपने भाई के साथ में मिलकर। और इसके अलावा जो सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए थे और वहाँ पे इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। बहुत महत्वपूर्ण है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो यह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। बहुत महत्वपूर्ण है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें जो है गांधी जी की मुलाकात पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू जी से इसी अधिवेशन में हुई थी। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला चंपारण के नील किसानों का मामला लेके कांग्रेस के पास में पहुंचे थे और फिर गांधी जी से उन्होंने बात किया। फिर गांधी जी को उन्होंने इनवाइट किया था, अनुरोध किया था वापस आने का चंपारण। फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है बात करें तो नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया था 1916 के ही कांग्रेस अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? तो क्रिप्स मिशन को भेजा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा और क्रिप्स मिशन को भेजा गया था 22 मार्च 1942 को यह दिल्ली पहुंचा था। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च 1942। तो आप ये ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था तो इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो इससे रिलेटेड आपको जो है जो फैक्ट याद रखना वो याद रखना कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है ब्रिटेन की संसद ने कब पारित किया। तो ब्रिटेन की संसद ने कब पारित किया ये आपको ध्यान रखना है कि बाकी ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटेन की संसद ने कब पारित किया, यानी पूरी तरीके से कब पारित किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 18 जुलाई 1947। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है ब्रिटेन की संसद द्वारा पास कर दिया गया था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो राजकीय स्वीकृति थी वो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई थी, यानी 18 जुलाई को कानून बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे माउंट बेटन योजना के आधार पे जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया था। तो माउंट बेटन योजना भी पूछता है, तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना घोषित की गई थी। तो 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना इस दिन घोषित की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभिंद्रनाथ टैगोर। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के प्लासी युद्ध में, जो कि 23 जून, बहुत महत्वपूर्ण डेट ये, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और उसके बाद फिर जो है बंगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। तो इसलिए जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। और इसके अलावा बक्सर युद्ध के बाद जो है निर्णायक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर जो है कब्जा हो गया। और इसके अलावा जो है लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में शासन के लिए द्वैध शासन को लागू किया था। बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन को लागू किया था, जिसमें ये 1765 से 1772 तक चला था। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। और द्वैध शासन के अंतर्गत जो है दीवानी और निजामत दो व्यवस्थाएं थी। दीवानी जो राजस्व वसूलने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखा था। और साथ में जो निजामत था तो वो निज़ाम को जो है शासन प्रशासन संबंधी जो अधिकार निज़ाम को दिया गया था। और इसके अलावा जो है 2 उपदीवान नियुक्त किए गए थे। और उनके नाम कौन कौन से थे? तो मोहम्मद रजा खान, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और साथ में जो है बिहार के लिए सिताब राय। तो सिताब राय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको बिहार का उपदीवान नियुक्त किया गया था। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का या मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1916। और मदन मोहन मालवीय द्वारा
का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की जो है स्थापना हुई थी। और आपको ये एक चीज़ इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये भी ध्यान रखना है कि 1916 में गांधी जी ने, फरवरी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और गांधी जी का जो है गांधी जी ने जो है पहली बार सार्वजनिक रूप से जो है कोई बड़ा कार्यक्रम अटेंड किया था। तो ये पहला कार्यक्रम था जो भारत में गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से जो है इसमें भाग लिया था। और साथ में यहाँ पे गांधी जी ने भाषण भी दिया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के मौके पे गांधी जी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा दिया था। तो यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अगर प्रश्न आए और वहाँ पे दिया रहे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इस नारे को किसने गढ़ा था या इस नारे को किसने जो है तैयार किया था, तो आपको ध्यान रखना, अगर उस केस में अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो इस नारे को जो गढ़ा या तैयार किया था, किसने बनाया था, किसने लिखा था, तो उनका नाम था जोसेफ बेप्टिस्टा। और ये कौन थे, तो उनको काका बेप्टिस्टा के नाम से जाना जाता है। और ये बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे। तो जोसेफ बेप्टिस्टा ने जो है इस नारे को जो है लिखा था, तैयार किया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, किसने पारित किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से 1905 के मध्य, और इन्हीं के टाइम में जो है बंगाल विभाजन किया गया था। और फिर 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण करने के लिए जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। तो 1904 आपको डेट भी याद रखना, और लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था वह था लीडर। और लीडर जो है किसका था, तो ये मदन मोहन मालवीय का था। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित जो है यह अखबार था लीडर। और इसके बाद अगर हम बात की जाए तो यंग इंडिया की, तो यंग इंडिया जो है गांधी जी की पत्रिका थी, गांधी जी का समाचार पत्र था। और अगर न्यू इंडिया की बात की जाए तो एनी बेसेंट द्वारा जो है न्यू इंडिया स्टार्ट किया गया था। और एनी बेसेंट का जो है न्यू इंडिया भी है और साथ में जो है कॉमनवेल्थ भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो अखबार जो है एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। गांधी जी का यंग इंडिया है, नवजीवन है, हरिजन है, ये सब है। इंडियन ओपिनियन भी है जो कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया पहला था। तो इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव थी वो 1835 के मैकाले के मिनट्स द्वारा रखी गई थी। और इसका आपको जो है प्रश्न का बैकग्राउंड समझना है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक प्रावधान दिया था। और प्रावधान क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है हर वर्ष जो है 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है, 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है। और यहाँ पे समस्या जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यह आती कि वह 1 लाख रुपए जो है हिंदी मतलब भारत के जो स्थानीय भाषाओं पे खर्च करे या इंग्लिश अंग्रेजी भाषा पे खर्च करे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से अंग्रेज़ों को फ़ायदा था। तो और ये फाइनली जो है इसको इन्होंने डिसाइड किया 1835 के मैकाले के मिनट्स में। और इसमें फिर जो है इन्होंने अंत में जो है अंग्रेजी को ही जो है उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को ही उन्होंने चुना। तो आपको ध्यान रखना कि 1835 के मैकाले के माध्यम से जो है अंग्रेजी माध्यम को जो है उच्च शिक्षा में अंग्रेजों ने लाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1845 के मैकाले के मिनट्स द्वारा रखी गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युगदूत। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो है भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति भी माने जाते हैं, आधुनिक भारत के पिता भी माने जाते हैं। और इनके जो है योगदान के परिणाम स्वरूप भारत में जो है पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था। और साथ में इनके जो है इनसे संबंधित आगे हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1828। और यह डेट आपको ध्यान रखनी 20 अगस्त 1928, डेट भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपका आंसर जो है
1828 ही रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। फिर है राजा राम मोहन राय द्वारा, वही सेम प्रश्न है, तो आंसर है यहाँ पे आपका 1828 है। आगे बढ़ते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो राजा राम मोहन राय जी के योगदान के परिणाम स्वरूप उन्होंने आंदोलन किया था इसको लेकर, और सती को गैर कानूनी जो है किसने घोषित किया था? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1828 में सती को जो है गैर कानूनी घोषित किया था, और इन्होंने एक कानून लेके आए थे, उसी के माध्यम से सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के माध्यम से इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और यहाँ पे बात की जाए वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और कॉर्नवालिस कौन थे? तो कॉर्नवालिस जो है बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको पहली हटा देना है, पहली कट कर दीजिए, और इस क्रम में आपका जो आंसर हो जाएगा 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम क्या था? तो वेदांत ग्रंथ। वेदांत ग्रंथ को इन्होंने 1815 में प्रकाशित कराया था। और इसके अलावा अगर राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक पूछेगा तो जो है तूफ़त उल मुआउद्दीन, आपको ध्यान रखना है, तूफ़त उल मुआउद्दीन। और इनको जो है 1 दर्जन से जो है अधिक भाषाओं का ज्ञान था, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। और ये 1803 में इन्होंने प्रकाशन किया था। तो पहली पुस्तक जो है तूफ़त उल मुआविदीन, इनका जो है 1803 में इन्होंने प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इनका नाम था जमालुद्दीन अफ़गानी। बस आपको नाम ध्यान रखना है। फिर और इसके अलावा जो सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है कि सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी की, या अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज पूछे तो उसकी स्थापना किसने की थी अलीगढ़ में? सर सैयद अहमद खान ने, जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ जो है मुस्लिम उस ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। और इसके अलावा जो है सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, और इसको विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी 1888 में। किसके साथ मिलकर की थी? तो बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो हमने आधुनिक भारत की जो महात्मा गांधी स्पेशल कक्षा वहाँ पे देखा था कि गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, और उन्हीं का केस लड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे बढ़ते हैं, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आपको इस प्रश्न से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान रखना हुआ है कि जो बंगला नाटक था नील दर्पण, इसके जो रचयिता थे वो थे दीनबंधु मित्र। और यहाँ पे जो है इसका इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि दीनबंधु मित्र ने जब नील दर्पण लिखा था तो इस नाटक के बाद जो है इससे प्रेरित होकर जो है बंगाल में 1859-60 में, बंगाल में 1859-60 में जो है नील विद्रोह हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। और नील विद्रोह का जो है 1859-60 के बंगाल के नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत महत्वपूर्ण है, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, दोनों भाई थे। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने जो है नील विद्रोह का नेतृत्व किया था बंगाल में। और ये किससे प्रेरित हुए थे? तो दीनबंधु मित्र के बंगला नाटक नील दर्पण से। और अगर प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने जो है, माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और इसके अलावा नील दर्पण को वास्तविक रूप से किसने लिखा था बंगला में? तो दीनबंधु मित्र ने। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो यह जो है उस समय टीबी मैकाले ने कहा था, जिन्होंने जो कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे भारत में। और इनके हिसाब से जो है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान थी, इनका ऐसा मानना था। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला आपका है 1905 में बंगाल का विभाजन, तो हमने देखा है, पढ़ा भी है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 1908 में कांग्रेस में फूट, तो ये गलत है। कांग्रेस का फूट कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस जो है
दो धड़ों में विभक्त हो गई थी। गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। गरम दल ने कांग्रेस छोड़ दिया था और फिर कांग्रेस में केवल नरम दल ही बचे रह गए थे। फिर आपस से जो है ये कब एक हुए, तो 1916 के लखनऊ समझौते में फिर से एक हो गए हैं। गरम दल और नरम दल एक हो गए हैं। और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो है ये सही है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे मैकडोनाल्ड है, लिनलिथगो हैं, और इसके अलावा डलहौजी और चेम्सफोर्ड हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है कि मैकडोनाल्ड जो है, रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, ये 1932 में इन्होंने 16 अगस्त 1932 में, डेट आपको ध्यान रखनी है, 16 अगस्त 1932 को इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद फिर जो है इसको बैलेंस करने के लिए इसको जो है फिर गांधी और अंबेडकर जी के मध्य जो है पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसके अलावा बात किया जाए लिनलिथगो, तो लिनलिथगो से रिलेटेड है अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। और लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। और इन्होंने जो है भारतीयों का दूसरे विश्व युद्ध में जो है ये साथ चाह रहे थे, सहयोग चाह रहे थे। तो इस वजह से ये अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। कुछ उसमें जो है प्रावधान दिए गए थे भारतीयों के लिए, जैसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की सदस्यता बढ़ाने वगैरह संबंधी थे। और लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको जो है पूरी तरीके से नकार दिया था। और फिर बात की जाए डलहौजी की, तो डलहौजी 1848 से 1856 के मध्य भारत के गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, जिसको व्यापगत सिद्धांत कहते हैं, व्यापगत सिद्धांत, तो व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इन्होंने लागू किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला राज्य इन्होंने हड़पा था उसका नाम था सतारा। और इसके अलावा जो है इन्हीं के जो है नीतियों की वजह से, इनकी जो यह नीति थी इसके वजह से जो है 1857 की क्रांति में इस नीति की वजह से जो है कई जो राजा महाराजा थे वो जो है अंग्रेज़ों के विरोध में आ गए थे। जैसे कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है कार्रवाई की गई थी डलहौजी के द्वारा। फिर आगे देखते हैं चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 के मध्य जो है भारत के वायसराय थे। और इन्होंने जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, तो उसमें इन्होंने जो है द्वैध प्रशासन जो है प्रांतों में लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और द्वैध शासन के जनक कौन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था, तो सर लियोनेल कर्टिस, सर लियोनेल कर्टिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, तो एका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो कि अवध क्षेत्र में चलाया गया था। अवध क्षेत्र के जो है बाराबंकी से लेकर बहराइच जिले के बीच में जो है यह चलाया गया था। और ये उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, एक आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो कौन थे, मदारी पासी थे। और इसका क्षेत्र था बहराइच, हरदोई, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत थे। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, लाल कुर्ती। और अब खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी के ये तगड़े अनुयायी थे। और अगर बात किया जाए तो ये पूरे भारत में इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था। इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था। जब वोटिंग की गई थी तो ये इकलौते एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के विरोध में, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के विरोध में वोट किया था। ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। और इन्होंने जो है एक पख्तून नामक जो है एक पत्रिका चलाई थी। तो आपको ध्यान रखना कि पख्तून नामक पत्रिका किसने चलाई थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है एक्टिव थे, उत्तरी पश्चिमी सीमांत में, जो आज का जो लाहौर, जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से सटा हुआ, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत में ये एक्टिव थे।
पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक भी एक भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसने कहा था? तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो यह जो है कथन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कहा था। जो लाहौर भारत का जो सबसे फेमस अधिवेशन है में से एक है लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में रावी नदी के तट पे हुआ था। रावी नदी के तट पर जो है कांग्रेस ने जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है झंडा, भारत का झंडा लहराया था। फिर उसके बाद जो है 26 जनवरी 1930, उसी के याद में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और इसी की याद में हम आज जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। और 1919 का जो लाहौर अधिवेशन था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार जो है कांग्रेस ने इसमें पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। तो जाहिर सी बात है, जगदीशपुर की जब भी बात आएगी तो एकमात्र ही व्यक्ति होंगे, वो हैं जो है राजा कुंवर सिंह। तो राजा कुंवर सिंह के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में कई सारे प्रश्नों को देखा था जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो यह स्टेटमेंट जो है जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने दिया था। और 1858 में जो है इनका देहांत हो गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था और बाकी हमने डिटेल में पहले वीडियो में डिस्कस किया है। और बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे उनको धरती अब्बा या धरती आबा का अवतार मानते थे। और इसके अलावा बात किया जाए तो जो बिरसा मुंडा विद्रोह था, इसको जो है उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। तो उलगुलान नाम जो है परीक्षा में पूछा गया कि उलगुलान विद्रोह से कौन संबंधित है? तो बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह। और 1895 में इन्होंने जो है बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा या धरती आबा का अवतार मानते थे। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 में हुआ था। और 1900 में जो है बिरसा मुंडा को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर उनका जो है जेल में उनका देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो यह झारखंड के देवघर में इसकी स्थापना हुई थी। बीपीएससी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समय जो है गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देवघर, झारखंड में। उस समय जो है ये बिहार का ही पार्ट था। और अगर बात की जाए स्वदेशी आंदोलन की तो 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार क्या था? तो द बिहार हेराल्ड। बहुत महत्वपूर्ण है। द बिहार हेराल्ड जो है ये पटना से जो है प्रकाशित होने वाला पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और इसको जो है किसने शुरू किया था? गुरु प्रसाद सेन ने। तो नाम भी आपको ध्यान रखना, किसने शुरू किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार स्पेशल से रिलेटेड। तो बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम, जो भारत के पहले श्रम मंत्री थे, इनको प्यार से जो है बाबूजी भी कहा जाता था। तो बाबूजी या बाबू जगजीवन राम भी इनको कहा जाता है। और ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे, या भारत की जो है जो अंतरिम सरकार थी उसमें भी ये श्रम मंत्री थे। फिर यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो जो अंग्रेज जो उस समय यूरोपियन प्लांटर्स थे, तो उन्होंने जो है नील की किसानी करने वाले जो कृषक थे उनके साथ में समझौता कर रखा था कि अगर नील के किसान खेती नहीं करना चाहते हैं तो उनको जो है कंपनसेशन टैक्स देना पड़ता था, क्षतिपूर्ति कर दे, जिसको तवान नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस पद्धति को जो है 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी के नेतृत्व में जो है 3 कठिया पद्धति को समाप्त करते हुए जो है नील किसानों को जो है यूरोपियन प्लांटर्स से मुक्त कर दिया गया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से। और 3 कठिया में जो है 3/20 भाग पे किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। और ये इस सीरीज में हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं लगभग सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आप जो है समझ सकते हैं कि आपके लिए यह सीरीज कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके अलावा जो है अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम
अन्य विषय के बारे में भी जो प्रश्न पूछे गए उसको देखेंगे। फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्मारंग पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। बहुत महत्वपूर्ण है, 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने। तो आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और ध्यान रखना, महादेव गोविंद रनाडे 1869 में इस संस्था से जुड़े थे। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है। और इनका काम क्या था देख लेते हैं। तो इनका काम था प्रार्थना समाज का कि जाति प्रथा का विरोध करते थे, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि बढ़ाने की बात करते थे, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। और महादेव गोविंद रनाडे जो कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, इन्हीं के योगदान स्वरूप जो है 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, जिसमें जो है लड़का और लड़की की जो एज है शादी का, उसको 14 और 18 साल कर दिया गया था। 14 लड़कियों का और 18 साल लड़कों का। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। और ये कहाँ से हाईलाइट हुए थे, तो अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। और वहाँ से ये जो है भारत में नव हिंदू के रूप में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में ये आगे बढ़े थे। फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण है, 1897 में इन्होंने स्थापना की थी। और रामकृष्ण जो है परमहंस इनके गुरु थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने जो है एक नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों की ओर चलो। तो यह भी प्रश्न पूछा गया कि पुनः वेदों की ओर चलो किसने नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनका जो क्षेत्र था वह था इन जो है बॉम्बे में, या आज का जो मुंबई है, तो बॉम्बे क्षेत्र में ये एक्टिव थे। फिर किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो ज्योतिबा फूले ने जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और यह जो है सत्यशोधक समाज जो था, ये शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का इन्होंने संचालन किया था इसके माध्यम से। और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, बहुत महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो ज्योतिबा फूले ने। और सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है मैडम HP ब्लातोस्की। आइए इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP ब्लातोस्की और साथ में जो है कर्नल आलकाट, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, मैडम ब्लातोस्की और कर्नल आलकाट ने किया था। कहाँ पे किया था, तो न्यूयॉर्क में 1875 में। डेट भी याद रखना है। और कहाँ पे किया था, तो न्यूयॉर्क में। और फिर जो है इस सोसाइटी के संस्थापक जो है 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित कर दिया। यानी 1882 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसका मुख्यालय अडयार मद्रास में स्थापित कर दिया गया। और इसके अलावा बात की जाए तो महत्वपूर्ण है कि 1893 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी एनी बेसेंट जो है सदस्य बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1893 में। और 1907 में अध्यक्ष बनी। 1893 में जो है सदस्य बनी और 1907 में जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। और इसके अलावा बात की सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में जो है ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय महिला, चूँकि ये जो है आयरलैंड की थी तो ये आयरिश महिला थी, यानी विदेशी महिला थी। तो अगर भारतीय महिला जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। और ये श्रीमती एनी बेसेंट जो है 1917 में जो है जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पे ये भारत जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा 1905 में जो कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और इसके अलावा दूसरी महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इस प्रश्न का आंसर भी एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो इस प्रश्न का जो दिए गए विकल्पों में सही जवाब वो है ज्योतिबा फूले।
आगे बढ़ते हैं। प्राथमा समाज, आखिरी प्रश्न है। प्राथमा समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये पांचों जो यहाँ पे संस्थाएं, इनको किसने शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। यंग इंडिया जो है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसके अलावा सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले द्वारा, जो कि हमने पीछे देखा। और इसके अलावा जो है रहनुमाई मजदयासन सभा, ये नौरोजी फुरदोन जी, यह नाम आपको ध्यान रखने हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने, यंग इंडिया गांधी जी ने, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख ने। और गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जो है लोकहितवादी, और इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख ने लोकहितवादी और साथ में इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश नाम से भी समाचार पत्र निकाले थे। इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और साथ में लोकहितवादी नाम से समाचार पत्र या पत्रिका निकाली थी, और इनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी, और रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना नौरोजी फुरदोन जी ने की थी। तो आज का जो प्रश्न है यह समाप्त होता है, और इसके अगले वीडियो में मिलेंगे और हम वहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको कक्षा कैसी लगी। और साथियों, मेरा आप लोगों को एक आश्वासन है कि आपको जो परीक्षा में BPSC ट्री परीक्षा में, जो कि आपका आयोजित हो रही है जून में, वहाँ पे आपको इस चैनल में कराए गए जितने भी प्रश्न हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो BPSC ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे जो है लगभग आपको 2000 तक ऐसे प्रश्न कराए गए हैं जो BPSC ने जो है एग्ज़ाम में पूछे हैं। उसमें आपको BPSC PCS के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न भी हैं, और साथ में BPSC TRE के प्रश्न जो BPSC TRE 1 to 3 TRE 1 to 3 में पूछे गए हैं, 1 to 3.0 में पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को जो है उस प्लेलिस्ट में डाला गया है, और आप उन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे, उसका विश्लेषण अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको जो परीक्षा में लगभग सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। और इस सीरीज़ के माध्यम से आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से आप 20 से 30 नंबर तक अपना बढ़ा सकते हैं। ये जो है इस चैनल का आश्वासन आप सभी को। बाकी आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।